हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को क्लास की रोस्टर शेयर कर चुका हूं, आप सभी लोगों ने आई होप कि देख लिए होंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारी पहली क्लास होगी वो इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पहले जानेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमारे बेसिक टर्म से हैं, उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यानी कि हार्ड चीज़ें हैं, जो कठिन सब यानी कि कठिन टॉपिक है, उसको हम धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को समान रूप में सिद्धांत और अभ्यास के संबंध के रूप में देखा जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के जो संबंध हैं उनको कैसे देखा जाता है, सिद्धांत और अभ्यास के संबंध के रूप में देखा जाता है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या सामान्य संबंध को देखा जाता है, वो है सिद्धांत और अभ्यास के संबंध को देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र जो है सिद्धांतों और रोजगार इत्यादि की बात करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है, सिद्धांतों की बात करता है और रोजगार की बात करता है। जबकि अर्थव्यवस्था किस बात की बात चर्चा करता है, अर्थव्यवस्था जो है क्षेत्र विशेष में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर जो होती है वह अर्थव्यवस्था में आता है। तो अर्थव्यवस्था किन पर दृष्टिकोण बनाए रखता है, वो है विशेष क्षेत्र या विशेष सिद्धांत को अपनाने की बात करता है। तो आपने देखा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है। इसके आगे हम और थोड़ा से तकनीकी शब्दों में देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र होता है जो सिद्धांतों और रोजगार इत्यादि की बात करता है, लेकिन यहीं पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में सिद्धांतों को अपनाने के बाद जब क्षेत्र विशेष में किसी सिद्धांत को अपनाया जाता है तो उसके बाद की जो तस्वीर बनती है उसे क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात आगे देखते हैं, आगे की बातें क्या कही जा रही है। नेक्स्ट बात यहाँ पर एक कहा जा रहा है, दरअसल नेक्स्ट बात यहाँ पर एक कहा जा रहा है दोस्तों कि इसे सामान्य रूप से भी समझा जा सकता है। अगर हमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप में देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष प्रदेश का अर्थशास्त्र होता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था वह होती है जो किसी विशेष प्रदेश का अर्थशास्त्र होता है। जैसे कि वर्तमान में विशेष प्रदेश को आप देश के तौर पर देख सकते हैं। वर्तमान में यदि हम देखा जाए, वर्तमान में देखें तो विशेष प्रदेश को किसमें देख सकते हैं, एक देश के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र तभी ही अपने पूर्ण शब्द का पूरा लेगा जब उसके पहले किसी देश का नाम जुड़ जाएगा या किसी विशेष प्रदेश का नाम जुड़ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था और फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था इत्यादि होते हैं। यानी कि अपने आप में अर्थव्यवस्था का मतलब खुद का कुछ नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है अपने आप में दोस्तों, अपने आप में अर्थव्यवस्था का कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही किसी देश किसी विशेष क्षेत्र या किसी ब्लॉक का नाम इससे जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ जो होता है स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मैं कहूं कि
आप हमें अर्थव्यवस्था के बारे में समझाइए। ठीक है, तो आप बताइए कैसे अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझा पाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझाइए, तभी तो आप समझा पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या नियम हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था में अपने में खुद का उसका कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन यदि किसी विशेष क्षेत्र या विशेष प्रदेश साथ ही जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ जो होता है वो वह कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था और रूसी अर्थव्यवस्था। और मैंने आपको क्या बताया था, अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र वो होता है जो सिद्धांतों और रोजगार इत्यादि की बात करता है, उसे कहा जाता है अर्थशास्त्र दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके आगे के परिदृश्य। इसके आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसके आगे की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था जो होती है इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम जानेंगे। अर्थव्यवस्था के मूल में जो विचारधारा, विचारधारा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आइडियोलॉजी, और वाद यानी कि इज्म या दर्शन यानी फिलॉसफी कार्य करता है। अर्थव्यवस्था के मूल में जो विचारधारा, वाद या दर्शन कार्य करता है वही अर्थव्यवस्था का मूल चरित्र या प्रकार निर्धारित करता है। तो अर्थव्यवस्था का मूल चरित्र या प्रकार कौन निर्धारित करता है, अर्थव्यवस्था में जो मूल विचारधारा होती है, वाद होती है या दर्शन कार्य करता है, वह अर्थव्यवस्था की मूल चरित्र या प्रकार निर्धारित करता है। उसके बाद बात की जा रही है अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। विवाद की शुरुआत तब हुई जब एडम स्मिथ की पुस्तक जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस से मानी जाती है, यानी 1776 से जब उनकी एक पुस्तक आई। किसकी पुस्तक आई, एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक जारी की यानी कि प्रकाशित किया 1776 में, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तब अर्थव्यवस्था पर एक विवाद छिड़ गया और वह विवाद क्या है आइए हम आगे जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और बची हुई हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो इस विषय पर एक मत होने में विश्व को कितने वर्ष लग गए, विश्व को लगभग 200 वर्ष से अधिक लग गए कि कौन सी अर्थव्यवस्था कौन देश अपनाएगा और किसके लिए क्या प्रासंगिक होगा दोस्तों। तो विश्व में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था अस्तित्व में है। विश्व की बात की जाए तो विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था अस्तित्व में है। आइए जानते हैं। सॉरी दोस्तों। तो प्रकार में देखा जाए तो कौन सी 3 अर्थव्यवस्था है, पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहली चीजें ध्यान रख, अब यहीं से आपके एग्जाम का प्रोस्पेक्टिव शुरू हो जाता है दोस्तों, यानी कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलना शुरू होता है, इसको आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा, नहीं तो आप ये समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से समझना है। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को स्किप यानी कि बैकवर्ड करके फिर से आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। सॉरी दोस्तों। तो विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है, पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर उसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे क्या बोला जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। और तीसरी इकोनॉमी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। या दोस्तों तबीयत सही नहीं है। यानी कि
इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। देखो, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ केवल और केवल बाजार ही अपना सारा कुछ निर्धारित करती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर दूसरी चीजें होती हैं, इसकी दूसरी विशेषता ये होती है प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन पर बल दिया जाता है, यानी कि प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। कैसे, कौन सा प्रोडक्ट या बाजार किसकी कितनी अच्छी होगी, कौन सा प्रोडक्ट कितना महंगा बिकेगा। ठीक, दूसरी चीजें होती हैं मांग व आपूर्ति का नियम यहाँ लागू होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मांग और वह आपूर्ति का नियम लागू होता है कि मांग कैसे, जितनी मांग बढ़ेगी दोस्तों, जैसे कि मान लो एक मैं पेन ले लेता हूं, अगर पेन की जितनी मांग बढ़ेगी उतनी ही क्या होगी, सप्लाई यानी कि आपूर्ति की जाएगी। इसीलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग व आपूर्ति का नियम लागू होता है। दूसरी चीजें हैं, बाजार की शक्तियां जो होती है वह केंद्र में निहित होती हैं। बाजार की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं, यानी कि यहाँ कहा जा सकता है मार्केट मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट बातें आती हैं कि श्रम विभाजन व विनिमय का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर क्या होता है, श्रम विभाजन यानी कामों का बंटवारा किया जाता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज किया जाता है, वस्तु का वस्तु से भी बदला जा सकता है या पैसे के भी माध्यम यानी डॉलर के माध्यम से भी बदला जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि पूंजीवादी ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, प्रतियोगिता बल पर अधिक ध्यान दिया जाता है, मांग व आपूर्ति का नियम लागू होता है, बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, श्रम विभाजन व विनिमय का सिद्धांत लागू होता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं किसी देश की बात करूं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका को आप देख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है, अमेरिका है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, आइए बात करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों। समाजवादी इकोनॉमी क्या होती है और इसकी क्या विशेषता होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता ये है कि यहाँ पर समाजवाद व साम्यवादी का प्रारूप होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवाद होता है व साम्यवादी का प्रारूप होता है। दूसरी चीजें यहाँ पर जो दूसरी विशेषता होती है, बाजार की शक्तियां, मांग, आपूर्ति, प्रतियोगिता जैसे तत्व जो होता है यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं दोस्तों, अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर क्या चीजें, यहाँ पर जैसे वहां पर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, मांग व आपूर्ति का नियम लागू, मांग आपूर्ति सिद्धांत लागू होते हैं, बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित हैं, प्रतियोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती है। तीसरी व्यवस्था है यानी तीसरी विशेषता है योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण यहाँ किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, योग्यता, जो जिस लायक है उसको उसके अनुसार क्या होता है, उसके अनुसार सामान का वितरण किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे दिया जाता है। यहाँ पर जिसको जिस चीज की आवश्यकता होगी वह या जो जिस लायक है उस लायक का काम दिया जाएगा या उस लायक को उसको एक तरह से जो भी प्रोडक्ट जरूरी है उस प्रोडक्ट को दिया जाएगा उसकी आवश्यकता अनुसार। दूसरी चीजें होती हैं जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि बात है, यहाँ का जो अंतिम निर्णय लेती है, कौन लेती है अर्थव्यवस्था में, इस यहाँ का अंतिम निर्णय कौन लेता है, सरकार लेती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतिम निर्णय कौन लेता है, सरकार लेती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतिम निर्णय कौन लेता है, वो है
एक तरह से बाजार लेती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, अभी ही मैंने आपको बताया था। दूसरी चीजें होती हैं, नेक्स्ट बातें जो इसमें समझने वाली है, निजी स्वामित्व का कोई धारणा यहाँ नहीं होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई निजी स्वामित्व नहीं होता। जैसे सार्वजनिक पदों में क्या कर दिया जाता है, जैसे कि हमारी भारत सरकार क्या करती है, रेलवे स्टेशन को निजीकरण कर देती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ निजी स्वामित्व की कोई धारणा नहीं अपनाई जाती। यहाँ पर सारा और सारा काम कौन करता है, सरकार करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा और सारा काम कौन करता है, वो है सरकार करती है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ का अच्छा उदाहरण क्या है, वो है भारत। भारत में ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जो सपूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। राज्य का और निजी दोनों क्षेत्रों का यहाँ पर स्वामित्व होता है। जैसे कि आपको मैंने अभी रेलवे का एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर क्या है कि सरकार भी काम करती है साथ में, और प्राइवेट संस्थाएं हैं वह भी दोनों कार्य करती हैं। ठीक है, दूसरी चीजें हैं, बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा काम सरकार ही करेगी, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सारा काम बाजार ही करेगी, सारा निर्णय। यहाँ पर दोनों घटक एक साथ होते हैं, चाहे वह बाजार हो और चाहे वह गैर बाजार हो दोस्तों। नेक्स्ट बातें आती हैं, यहाँ का जो मूल्य होता है वह प्रशासित होता है। यहाँ का जो मूल्य पद्धति होती है वह प्रशासित होती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट, मान लो ये पेन है आपके सामने, इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, अभी 3 रुपए है, तो आप 3.5 ले सकते हो, 3.25 ले सकते हो, लेकिन आप इस पर 5 रुपए नहीं ले सकते हो। वैसे तो अगर मैं बात करूं, अगर इसकी 3 रुपए प्राइस है तो आपको 3 रुपए ही आपको 3 रुपए ही लेना है, इससे ज़्यादा आप अपने प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो। इसीलिए भारत में कैसी मूल्य पद्धति है, वो है प्रशासित है। आप देखते हो कि कोई भी वस्तु होती है, अगर उस वस्तु को ज़्यादा पैसा लिया जाता है तो आप क्या करते हो, उस व्यापारी के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठा लेते हो, या आप एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी शिकायत कर देते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बातें आती हैं इसमें, कल्याणकारी व्यवस्था है, या ऐसी व्यवस्था है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। सभी को ध्यान में रखकर कोई भी नियम बनाया जाएगा। आप देखते हो कि आरबीआई कोई भी काम करती है या भारत सरकार कोई भी काम करती है तो हमेशा अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही नियम बनाती है दोस्तों। तो मैंने आपको समझाया कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो अर्थव्यवस्था विश्व में 3 प्रकार के हैं, वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग करवा दिया है। अब आपको यदि समझ में नहीं भी आता है या किसी प्रकार को आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है दोस्तों। वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है, यदि मैं आपसे कहूं कि वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है तो आप क्या कहेंगे? तो आपके मन में तो जरूर सवाल आ रहे होंगे कि कैसे आखिर होता है। तो दोस्तों आप चिंता ना करिए, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले ही बताना चाहूँगा कि कीमतों का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस जो होता है, इसके भी 3 एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है, बाजार कीमत क्रिया विधि, यानी कि मार्केट प्राइस मैकेनिज्म।
मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, और दूसरा क्या होता है, ऐसे प्राइस, ऐसे कीमत जिनका निर्धारण प्रशासित कीमत क्रियाविधि होती है, प्रशासित कीमतों पर आधारित होती है, यानी कि एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म होती है। और तीसरी होती है, तीसरी कीमत कैसे निर्धारण किया जाता है, मिश्रित कीमत, यानी कि क्रिया विधि पर आधारित होती है। मिश्रित कीमत क्रिया विधि पर आधारित होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले एमपीएम, यानी कि पहली चीजें हम जानेंगे। एमपीएम का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि बाजार कीमत क्रिया विधि। इसमें क्या होता है, बाजार शक्तियों अर्थात मांग व आपूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बाजार कैसी कीमत निर्धारित करती है, वह है मांग व आपूर्ति के नियम पर। मांग और आपूर्ति, मान लो किसी प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा हो गई, मान लो अभी तो पेन ही मेरे सामने है, चलो एक वाइट पेज ले लेता हूँ। मान लो एक वाइट पेज है मेरे सामने, ठीक है। इस वाइट पेज की कीमत अभी निर्धारित नहीं होगी, अभी एक सामान्य सा इसका जो कीमत होगी उसको निर्धारित कर दिया जाएगा और बाजार में यह प्रोडक्ट जाएगा, यानी यह पेपर बाजार में जब जाएगा, तो जब यह बाजार में जाएगा, इसकी यदि इसकी मांग अधिक हो जाती है तो इसकी मांग पर ही कीमत निर्धारित की जाएगी और साथ ही साथ इसके मांग के अनुसार ही आपूर्ति भी की जाएगी दोस्तों। तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाजार कीमत क्रियाविधि पर, यानी बाजार आधारित कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है, बाजार पर आधारित, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाजार को शक्तियां ऐसे प्राप्त होती हैं जो मांग व आपूर्ति के द्वारा ही कीमत को निर्धारित करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं प्रशासित कीमत क्रिया विधि, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म दोस्तों। नेक्स्ट बातें की जाए तो प्रशासित कीमत क्रिया विधि जो होती है, एपीएम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म जो होता है, इसमें प्रशासनिक शक्तियां द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। जैसे कि भारत में आप देखते हैं, भारत में क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी जो एक तरह से जो आयकर, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना हमारे यहाँ, कि कोई भी चीज़ें हैं, हर प्रोडक्ट का अपना एक नियम होता है। उस प्रोडक्ट पे आप जितना पैसा लगाए हैं उससे थोड़ा से ज़्यादा आप पैसों को ही आप ग्राहक से वसूल सकते हैं, यानी उसी के अनुसार आप बेच सकते हैं। तो प्रशासित कीमत जो होते हैं, ऐसे कीमत होते हैं जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक यानी सरकार द्वारा क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है। नेक्स्ट बातें आती हैं दोस्तों, मिश्रित कीमत क्रिया विधि, यानी कि मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इस क्रिया विधि में बुनियादी निर्णय प्रशासनिक निकाय, प्रशासनिक शक्तियों द्वारा तथा गौण निर्णय, यानी कि एक तरह से इसमें दो तरीके, मिश्रित कीमत क्या होती है, कैसे निर्धारित की जाती है दोस्तों, दो तरीके से। पहली चीजें क्या होती हैं, जो बुनियादी निर्णय होता है, यानी फंडामेंटल निर्णय जो होता है वह प्रशासनिक शक्तियों द्वारा लिया जाता है, और दूसरा नियम, यानी कि दूसरा प्राइस जब निर्धारित किया जाता है, गौण निर्णय जो होता है वह बाजार द्वारा लिया जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मान लो पेन ही मेरे सामने है, इसी को मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर भी आप समझिए। मान लो ये पेन है और इस पेन की दो कीमत निर्धारित की जाएगी दोस्तों। पहली कीमत ये होगी, मान लो एक सामान्य कीमत जो होगी निर्धारित करेगी, कौन निर्धारित करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक प्रशासनिक शक्तियां निर्धारित करेगी, मान लो 2 रुपए, ये होगा सामान्य या बुनियादी मूल्य, ठीक है। अब इसके बाद एक निर्णय और लिया जाएगा, गौण निर्णय जिसे कहा जाता है, वह कौन लेगा, बाजार लेगा। अब बाजार ने कितना निर्धारित किया, 3 रुपए। अब इन दोनों की कीमत मिला दिया जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, 5 रुपए। तो मिश्रित कीमत ऐसी विधि होती है जिसमें दो सिद्धांत लागू होते हैं या दो लोग एक तरह से निर्णय लेते हैं, एक प्रशासनिक निकाय और दूसरा होता है बाजार द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके
बहुत अच्छी तरीके से समझाया है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। अब आइए यदि हम बात करें कि नेक्स्ट बातें की जाए, उत्पादन के कारक क्या होता है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करें, जैसे एक पेन है, पेन ऐसे तो आ नहीं जाएगी डायरेक्टली, भगवान ने तो सीधा फेंकेंगे नहीं, उसके लिए क्या होगा, इसका उत्पादन किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। तो इस पेन को कैसे बनाया जाता है, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसमें होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उत्पादन के कारक, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उत्पादन के कारक का अर्थ होता है वे सभी तत्व जिनके एक साथ मिलने से क्या होता है, उत्पादन अर्थात मूल्य वृद्धि का कार्य पूरा होता है। वे सभी तत्व होते हैं जिनके एक साथ मिलने से क्या होता है, उत्पादन होता है। वे कौन कौन से कारक हैं, आइए जानते हैं। यहाँ 4 प्रकार के कारक होते हैं। 4 प्रकार के कारक में पहली चीजें होती हैं श्रम। तो सबसे पहले क्या होता है, लेबर की आवश्यकता होती है। अब लेबर जो होते हैं वो एक कैसे काम करते हैं, एक तो शारीरिक रूप से काम करेंगे। अगर इस पेन को बनाना है तो इस पेन को बनाने के लिए शारीरिक रूप की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज़ें होंगी बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल लेबर की ज़रूरत होगी, जिसमें यह पेन किस कलर की चलेगी, या यह पेन कैसे लिखी जाएगी, इसमें कितनी स्पीड होगी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन के लिए पहली चीज़ क्या आवश्यकता पड़ती है, वो है श्रम। ठीक। दूसरी चीज़ें होती हैं वो होती है भूमि। अब मान लो आपके पास एक कंपनी है, आप अगर कहीं पर कंपनी पेन की फैक्ट्री लगाएंगे दोस्तों, तो क्या आप कहीं आकाश में तो लगाएंगे नहीं, ना ही वायु में लगाएंगे, तो आपको भूमि की आवश्यकता तो पड़ेगी ना दोस्तों। तो वही चीज़ें कहा जा रहा है, उत्पादन के दूसरा कारक क्या होता है, लैंड होता है, यानी कि भूमि होती है। अब दोस्तों आपके पास मान लो एक तरह से श्रम हो गया, लोग हो गए, लोग के बाद आपके पास क्या हो गई, भूमि हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ और भी तो आवश्यकताएं पड़ेंगी। आपको पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। पैसे की जरूरत क्या पड़ेंगी दोस्तों, पैसे की जरूरत की बात की जाए तो पूंजी की बात की जाएगी, जिसे क्या बोला जाता है, कैपिटल दोस्तों। अब उसके बाद यह उत्पादन यानी कि जो कंपनी खोलेगा वह व्यक्ति कौन होगा, उद्यमशीलता, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। अब मान लो मैं आपको इधर से समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उत्पादन, देखो उत्पादन के कारक 4 प्रकार के होते हैं। पहली चीजें, मान लो मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप हूं, यानी कि एक उद्यमशीलता हूं, ठीक है। अब मैं एक तरीके से मुझे क्या करना है, एक पेन की फैक्ट्री लगाना है। तो जब मुझे पेन की फैक्ट्री लगाना है तो सबसे पहली चीजें, तो मैं एक उद्यमशीलता हूँ, जो जिसे ज़रूरत थी वो तो मैं मिल गया। दूसरी चीज़ें, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी, जिसे मुझे कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ेगा, किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा या सरकार से कोई मदद लेना पड़ेगा। जब हमारे पास पैसा हुआ तब हम क्या करेंगे, एक तरह से भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि अब हमें फैक्ट्री जो लगाना है उसके लिए कहीं ना कहीं भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमने फैक्ट्री तैयार किया तो उसके बाद अब उसमें मैं अकेले ही तो पेन के उत्पादन कर नहीं पाऊंगा, तो दूसरी चीज़ें हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम। श्रम में कौन लोग आएंगे, वे लोग आएंगे जो एक तरह से शारीरिक रूप से काम करते हैं, जिन्हें आप लेबर कहते हैं, जिन्हें आप मजदूर कहते हैं। तो शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला होता है उद्यमशीलता, दूसरी होती है हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तीसरी हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और चौथी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्रम की। अब पूंजी में थोड़ा से देख लीजिए, पूंजी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली चीज़ें, हमें किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, फिजिकल रूप में, यानी कि भौतिक पूंजी के रूप में आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी हमें किस चीज़ की आवश्यकता, वित्तीय पूंजी, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। और तीसरा हमें ऐसी भी पूंजी होती है जिसे बौद्धिक पूंजी कहा जाता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं लेबर कौन होता है। वैसे मैंने आपको वहाँ समझा दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर तकनीकी शब्दों में आप देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो श्रम का मतलब ये होता है मानव शरीर या बुद्धि में निहित कार्य क्षमता द्वारा किए गए
प्रयत्नों को क्या कहा जाता है? श्रम कहा जाता है या लेबर कहा जाता है? तो लेबर कौन होते हैं? लेबर वे होते हैं, वे लोग होते हैं जो शारीरिक यानी शरीर या बुद्धि में निहित कार्य क्षमता द्वारा क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। दूसरी चीजें होती हैं, भूमि क्या होती है? नैसर्गिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में छिपी हुई कार्य क्षमता को क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। तो भूमि उसे कहा जाता है जो नैसर्गिक एवं प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस में छिपी हुई जो कार्य क्षमताएं होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? भूमि कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है पूंजी, जिसे बोला जाता है कैपिटल। दोस्तों, पूंजी क्या होती है? मानव निर्मित संसाधनों यानी कि मैन मेड रिसोर्सेस में निहित कार्य क्षमता को पूंजी कहते हैं। जो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पूंजी कहते हैं। पूंजी क्या होती है? जैसे कि आपने मशीन खरीद लिया दोस्तों, आपको अगर मैं कहूँ पेन बनाना है, पेन बनाने के लिए तो सीधा पेन बनेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कोई ना कोई मशीन खरीदेंगे और वह जो मशीन होगी वह आपकी एक पूंजी के रूप में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यह पूंजी हमेशा हमें क्या करेगी? पैसे देती रहेगी। आपने एक मशीन खरीदा, उस मशीन से आप कितना पैसा कमाएंगे? तो इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? पूंजी कहा जाएगा। पूंजी में हमने 3 प्रकार की बात कही थी। पहली चीजें होती हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी वे होती हैं जिसके अंतर्गत नहर, सड़क, भवन, पुल, मशीन, वाहन इत्यादि, ये सारी चीजें क्या होती हैं? भौतिक पूंजी होती हैं। फिजिकल भूमि होती है, फिजिकल पूंजी होती है। ऐसी पूंजी जैसे कि नहर है, अगर आपने सरकार ने एक बार नहर बनवा दिया तो आप देखते हैं सिंचाई के तौर पर सरकार को हमेशा पैसा आता रहता है। भारत सरकार ने एक बार सड़क बनवा दिया तो भारत सरकार को क्या होता है? हमेशा पैसे यानी कि टैक्स के रूप में या टोल टैक्स के रूप में पैसा आता रहता है। तो यह कैसी पूंजी हो गई? भौतिक पूंजी हो गई। भवन, अगर आपने घर बनवाया और घर के माध्यम से आपको किराया मिल रहा है तो यह कैसी पूंजी हो गई? यह आपकी कैसी पूंजी हो गई? भौतिक पूंजी हो गई। फिर उसके बाद पुल हो गई, मशीन हो गई, वाहन हो गया। तो अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि भौतिक पूंजी क्या होती है। नेक्स्ट बात की जाती है वित्तीय पूंजी, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। तो मुद्रा या साख को वित्तीय पूंजी कहते हैं। ऐसी चीजें या मुद्रा या साख को क्या कहा जाए? तो जैसे वित्तीय पूंजी, जैसे नगद धनराशि, जैसे मान लो आपने 10-20 करोड़ आपने रख लिया तो यह कैसी पूंजी हो गई? नगद धनराशि हो गई। मान लो आपने क्या कर लिया? आभूषण खरीद लिया यानी कि सोने की चैन खरीद लिया, तो यह कैसी पूंजी हो गई आपकी? यह भी नगद हो गई। लेकिन एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है कि यह एक वित्तीय पूंजी है। इसको जब चाहो तब आप बेच सकते हो। जितना कि आपने खरीदा था, हो सकता है 2-4 रुपए 10 रुपए कम मिले, लेकिन आपको तुरंत आवश्यकता आपकी पूरी कर देगा पैसे की। उसके बाद है चल व अचल संपत्तियां। ऐसी संपत्ति जो चल और अचल संपत्तियां होती हैं वे भी आपकी किसमें आती हैं? वित्तीय पूंजी में। नेक्स्ट बातें की जाती हैं बौद्धिक पूंजी। ऐसी पूंजी जिसके अंतर्गत इंटेलेक्चुअल इसे कहा जाता है। ऐसी पूंजी जिसके अंतर्गत साहित्यिक विचार, वैज्ञानिक विचार, कलात्मक विचार, धार्मिक विचार व आविष्कार इत्यादि होते हैं, उसे बौद्धिक पूंजी कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आप एक इंजीनियर बन गए हैं। अगर आप एक इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इंजीनियर बन गए हैं, तो आप कैसी पूंजी हो गए? आप भौतिक पूंजी हो गए। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं किस में आ जाऊँगा? बौद्धिक पूंजी में आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे साहित्यिक में अच्छा ज्ञान है, वैज्ञानिक में अच्छा ज्ञान है, टीचर में अच्छा ज्ञान है, कलात्मक यानी मेरे अंदर ऐसी कला है जो मैं दुनिया को एक तरह से प्रभावित करता हूँ, या बहुत अच्छी कला है, वह किस में आ जाएगा? बौद्धिक पूंजी में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए, इसमें थोड़ी सी और रह गई है कहानी, लास्ट चीजें हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट चीजें की बात करें, लास्ट इसमें क्या है कि पुनः पूंजी बौद्धिक को स्वामित्व के भी 3 रूप होते हैं।
जो बौद्धिक पूंजी होते हैं उनके क्या होते हैं, 3 रूप होते हैं उनका स्वामित्व। जैसे कॉपीराइट, जैसे मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें क्या है, मैं अपने वीडियो में कॉपीराइट डाल सकता हूँ। यह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी वीडियो कोई और यूज ना कर सके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कॉपीराइट लेता हूँ या कॉपीराइट कर देता हूँ। ठीक है, किताबों, लेखकों या चित्रों के स्वामित्व को क्या कहा जाता है, कॉपीराइट कहा जाता है। आप यदि कोई किताब खरीदते हैं तो देखते हैं कि कोई भी, अगर कोई व्यक्ति किताब लिखता है, मान लो मेरे सामने एक बुक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक बुक है, आप इस बुक को देखिए। इस बुक को यदि, ये बुक है उनकी, मुर्रू, इनका नेम तो इसमें नहीं लिखा अभी। हाँ, एक तरह से यह बुक जो है, इस बुक को जिस लेखक ने लिखा है, यह यदि वह उसको कॉपीराइट कर देता है तो यह स्वामित्व को, इसके स्वामित्व को क्या कहा जाएगा, कॉपीराइट कहा जाएगा। नेक्स्ट बातें आती हैं पेटेंट। आप अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं। प्रौद्योगिकी या आविष्कार के स्वामित्व को क्या कहा जाता है, पेटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट बातें आती हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, आप इसमें क्या होता है, व्यवसायिक या व्यापारिक चिन्हों के स्वामित्व को क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क कहा जाता है। जैसे कि मान लो एक तरह से, जैसे यह पेन है, इस पेन का अपना ट्रेडमार्क होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह व्यावसायिक है और इसमें कोई ना कोई चिन्ह बना होगा और उस चिन्ह का क्या होगा, ट्रेडमार्क बना दिया गया होगा, ट्रेडमार्क ले लिया गया होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, ट्रेडमार्क। तो व्यावसायिक या व्यापारिक चिन्हों के स्वामित्व को क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क कहा जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं उद्यमशीलता। उद्यमशीलता में क्या होता है, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह में निहित वह क्षमता जिसके आधार पर वे अन्य सहयोगी कारकों को संगठित करके किसी निश्चित दिशा में पहल करते हैं तथा इसमें निहित जोखिम को सहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उद्यमशीलता कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा, उद्यमशीलता कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो 8920340192 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर करिए, ताकि भारी से भारी संख्या में लोग जुड़ें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आप समझिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को इकोनॉमी में बेस्ट बना दूंगा। 100% मैं कहता हूँ, 100% मैं कहता हूँ कि आपकी इकोनॉमी मुझसे पढ़ने के बाद, यानी कि आप 60 क्लास मुझसे जब पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ना ही पीटी में ना ही मेंस में। मैं पूरी तरीके से पीटी और मेंस को कवर करके चल रहा हूँ, एज वेल एज इसमें एनसीईआरटी भी निहित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।